क्लिक पर शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड कितना जोर पकड़ चुका है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में हर 5 मिनट में मोबाइल फोन खरीदा जाता है। पिछले 3 सालों में 150% की ग्रोथ दर्ज करते हुए इस इंडस्ट्री ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है, पर बढ़ते कंपटीशन की वजह से इस इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो क्या इस बाजार में छोटे खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है? साथ ही ऑनलाइन रिटेल में जबरदस्त ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस भी कई सारे हैं। कितनी गुंजाइश है इस बाजार में और कैसे वो अपनी दिक्कतों का सामना कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारी खास पेशकश ऑनलाइन रिटेल हिट होने का मंत्र में। मेरे साथ हैं खास मेहमान वजीर एडवाइजर्स के एमडी मिस्टर हरमिंदर साहनी, जिबोंग के फाउंडर मिस्टर प्रवीण सिन्हा, गति ई कॉमर्स के सीओओ मिस्टर बबलू तिवारी, इन्फीबीम के को फाउंडर और सीओओ मिस्टर सचिन ओसवाल और बैगिट की फाउंडर नीना लेखी। आप सभी का इस खास शो पर स्वागत है। तो यहाँ पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हरमिंदर जी आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल भारत में मौजूद है, लेकिन अगर मैं उसकी ग्रोथ की कंपैरिजन करूं यहाँ पे ऑनलाइन रिटेल की ग्रोथ से, महज 0.4% का हिस्सा है यहाँ पर ऑनलाइन रिटेल का पूरे रिटेल में। लेकिन जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, खासतौर से जो हमने देखा फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का मर्जर हुआ है, जिस तरह के एक्विजिशन यहाँ पे स्नैपडील कर रहा है, कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पे शुरू हो गया है। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? कि सबसे बड़ी वजह तो कंसोलिडेशन की यही है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, चाहे अमेजॉन है चाहे ईबे है, उन लोगों के आने से किसी हद तक जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनके, वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनसे कॉम्पीट करने के लिए तैयार हुआ जाए। रीजन यही है। अदरवाइज अगर आप देखें कि क्या साइज है बिजनेस इसका, चाहे वो 1000 करोड़ है या 2000 करोड़ हो गया है, कुछ प्लेयर्स का साइज यहाँ पर, वो अभी भी बहुत छोटा है जितना टोटल पोटेंशियल है उसको देखते हुए। तो ये कंसोलिडेशन जल्दी है, लेकिन क्योंकि कंसोलिडेशन करने वाले लोग जो हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हैं या फाउंडर प्रोमोटर इन कंपनीज के हैं, उन सबका ऐसा मानना है कि कंसोलिडेट हो जाना चाहिए इंडस्ट्री को, तो इसलिए इंडस्ट्री कंसोलिडेट होने की ओर जा रही है। मुझसे पूछें तो ये अभी जल्दी है। ये टाइम अभी भी इंडिया में देखें तो ऑनलाइन के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। अगर हैं भी तो उनमें से काफी लोगों को फंडिंग नहीं मिली है, तो ना उनका किसी को नाम पता है, ना उनके कोई वॉल्यूम है। उस तरीके के लोगों को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए था। लेकिन कंसोलिडेशन इतनी जल्दी शुरू होने से मुझे कम से कम यही लगता है कि इंडियन मार्केट जो है, ई कॉमर्स मार्केट जो है, इस कंसोलिडेशन से इंडियन मार्केट का भी लॉस होगा और इंडियन कंज्यूमर जो है वो भी एक तरह से जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था उसको, वैरायटी का, कंपटीशन का, वो उससे वंचित रह जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे सही कहा आपने कि कुछ चुनिंदा बड़े प्लेयर्स ही है यहाँ पर जो बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं और अपने पैर फैला रहे हैं। लेकिन मैं प्रवीण के पास यहाँ पे आना चाहूंगी। प्रवीण, क्या आप हरमिंदर जी की बात से सहमत है? और जैसे कि सब यहाँ पर कह भी रहे हैं कि अमेजोन को कड़ी टक्कर देने के लिए इस तरह का कंसोलिडेशन का दौर, इस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं ऑनलाइन रिटेल में, आप कितने सहमत है इस बात से? बहुत वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किया है, बट इस पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो कॉम्प्लीमेंट करेगा। एक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में ये पहली बार हो रहा है और ये नया है इंडस्ट्री के लिए। आप पिछले साल भी कुछ कंसोलिडेशन हुए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल मर्चेंडाइजिंग स्पेस में, और अभी एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। और किसी भी इवॉल्विंग इंडस्ट्री में ये पैटर्न रीड किया जाता है। अगर आप देखें तो एयरलाइन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहाँ पे इसी तरह का नंबर ऑफ एयरलाइन स्टार्ट हुए और उसके बाद उसमें मर्जर हुए, कुछ कंपनीज बंद हुई और बहुत सारे कंसोलिडेट हो गए। तो ये नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फोर्सेस हैं और मार्केट फोर्सेस हैं। रही बात हरविंदर जी की, तो कुछ सब कैटेगरीज में ये बात रेलेवेंट है कि अभी वो स्पेस ही इतना बड़ा नहीं हुआ है कि कंसोलिडेशन हो जाए। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी देखा जा सकता है कि जब ये मार्केट बड़ा होगा तब फिर से नए प्लेयर एंटर करेंगे। जब इसका खुद में, जैसे कि लेट्स से एक कोई सब कैटेगरी उठाते हैं होम और फर्नीचर का, तो उस केस में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स और आ जाएंगे जब ये ओवरऑल स्पेस बड़ा होगा। इंडिया में चीज़ें काफ़ी स्पीड से हो रही हैं और समय से थोड़े पहले हो रही है। ये ओपिनियन तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन मैं बोलूँगा कि
ये ओपिनियन लेना सही गलत मेरे ख्याल से ओपिनियन होगा, डिपेंड करता है कि कैसे ये मर्जर इवॉल्व होता है और दूसरा बाकी प्लेयर्स इसको कैसे लेते हैं, कंसिडर करते हैं, कंपटीशन को देखते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि छोटे प्लेयर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे, लेकिन हाँ मी टू स्पेस बिल्कुल लिमिट हो जाएगा, जैसे जनरल मर्चेंडाइजिंग, फैशन मर्चेंडाइजिंग, इस तरह में अगर आप कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं बड़ा, तो कोई नया एंट्रेंट आके बड़ा बनने की कोशिश करे तो वो काफ़ी मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपने सही कहा कि छोटे प्लेयर्स जो है खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सचिन, आपसे मैं यहाँ पर एक व्यू लेना चाहूंगी। अगर मैं यहाँ पे एक आंकड़ा आपको बताऊं कि 52 में से कम 18 ऑनलाइन पोर्टल्स फंड रेज कर पाए हैं पिछले 1 साल में, तो ये नंबर जो है 52 से घटकर 18 हो गया है। आपको लगता है कि जिस तरह की दिक्कतों की प्रॉब्लम के बारे में प्रवीण ने यहाँ पे मेंशन किया है, या उन्हें लगता है कि आगे चल के कंसोलिडेशन कितना हो पाएगा या कितना ठहर पाएगा, वो देखना है। लेकिन इन बड़े प्लेयर्स के बीच आपको लगता है कि छोटे ऑनलाइन प्लेयर्स भी सफल हो पाएंगे और टिक पाएंगे? मुझे ऐसे लगता है कि ई कॉमर्स अभी इंडिया में शुरू ही हुआ है। करीबन 5 साल हुए ई कॉमर्स को रफ्तार पकड़े हुए। छोटे प्लेयर्स को कुछ वैल्यू डिफरेंशिएशन मार्केट में लाना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल्स जो आज ऑनलाइन नहीं है। जैसे प्रवीण ने बताया फर्नीचर, एक और बड़ी कैटेगरी है होम प्रोडक्ट्स, जैसे एसीज एंड टीवीज एंड वॉशिंग मशीन्स। उसमें अभी भी चैलेंजेस है काफ़ी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। अगर कोई कंपनी है जो ये चैलेंजेस को एड्रेस कर सकती है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है उसमें। ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिसमें छोटे प्लेयर्स कुछ इनोवेशन लाकर डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। पर अगर कंसोलिडेशन की बात की जाए तो अभी एक ही कंपनी ऐसी है जो मर्ज हुई है किसी और कंपनी के साथ, तो अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रोथ का। दिस इज स्टिल अर्ली डेज एंड दिस इज जस्ट अ साइकिल विच हर इंडस्ट्री देखती है ये साइकिल। तो कहने का मतलब आपका पोटेंशियल यहाँ पर काफी ज्यादा है। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ पे चैलेंजेस गिनाए हैं, तो तिवारी जी आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का। कितनी बड़ी दिक्कत आपको लगती है कि ये आज की तारीख में ऑनलाइन रिटेल के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए? आपने एकदम सही कहा। इनफैक्ट ये चैलेंजेस सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस हाउसेस की नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन कंपनियों की भी है। और जैसा भी इन्होंने कहा कि वाइट गुड्स को लेकर के अगर कोई कंपनी जिसको एड्रेस कर सके, इस नीड को हमने पिछले 6 महीने में पकड़ा है। हमने देखा कि वाइट गुड्स का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमने चेंजेस किए। चेंजेस इस तरह से कि भाई वाइट गुड्स बल्क में मूव करता है तो डैमेजेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो यूनिट में मूव करता है तो उसको एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए, एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए। तो उस तरह की सुविधाएं हम लोगों ने कई सारी जगहों पे दी है। एट दी लास्ट फ्रंट डिलीवरी, जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है, वहां पर इस प्रोडक्ट को कैसे लास्ट माइल डिलीवरी पे, चौथे माले पे, 5वें माले पे किस तरह से डिलीवरी करें, फिर अनपैक करें, ये काम हमने वाइट गुड्स को लेकर के कुछ दिन पहले किया था। अगर आप पूरी सप्लाई चेन को देखें तो जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब जो भी प्रोडक्ट थे वो 3 किलो से कम के वाले प्रोडक्ट थे तो कोरियर मोड से निकलते थे। लेकिन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे जो है फर्नीचर, जो फर्नीचर भेजना चाहते हैं, या बड़े बड़े टीवी, अलमीरा, फ्रिज, इन बिजनेस, ये जो प्रोडक्ट है, इनको करने के लिए एक अच्छी नेटवर्क और एक अच्छा लास्ट माइल डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग सेंटर्स, ये जो कैपेसिटीज बनाएंगे, दे आर द पीपल हु विल, जो आगे बढ़ करके उसको अच्छा करेंगे। और हम लोग तो मतलब जो B2B बिजनेस से थे और पिछले 1 साल में हम जब B2C बिजनेस में आए तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को जानना, और हमारी पूरी की पूरी ताकत वहां लगी है, क्योंकि जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसका एक्सपेक्टेशन एकदम अलग है फ्रॉम B2B। जो B2B के कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है और B2C का जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। तो हमारी पूरी की पूरी चैलेंजेस वहां है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करें, वो भला ही कस्टमर सर्विस हो, ऑपरेशंस हो, लास्ट माइल के लड़के हो, कहीं पर भी वो बात आए तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरी जोर दी जा रही है। और हमारे ख्याल से आने वाले समय के अंदर में आप ये देख सकेंगे कि लोग बजाय अपना सप्लाई चेन कंपनी खड़ा करने के बजाय में वो
हम लोग जैसे जो इसके माहिर लोग हैं, जो पिछले 25 साल से इस इंडिया में हैं, उनसे सर्विसेज लेंगे जी। और जी, तो यानी यहाँ पर आपने इस चैलेंज को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करनी तो एटलीस्ट शुरू कर दी है। लेकिन प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पे स्नैपडील का कुछ डेटा अगर मैं यहाँ पे कोट कर पाऊं तो 15 सिटीज में 40 फुलफिलमेंट सेंटर्स लीज आउट किए हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैंडल करेंगे और साथ ही कस्टमर डिलीवरी पर भी इनका फोकस होगा। और ये सेंटर्स आगे चल के साल के अंत तक 75 बना दिए जाएंगे। जोबोंग की किस तरह की तैयारी है? देखिए, मेरे ख्याल से जो पॉइंट्स उठाए गए कि लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, और ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स कंपनी नहीं कर सकती है। बिल्कुल, अगर मैनेजमेंट बैंडविड्थ दे, इन्वेस्टमेंट दे, सही टीम क्रिएट करे तो वो हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मार्केट को देखा जाए तो ये एक स्पेशलाइज्ड कंपनी और टीम करे तो सबका फ़ायदा होगा। और इसमें भी मैं 2 एग्जांपल दूंगा और फिर मैं डिटेल में जाऊंगा कि जबोंग में कैसे सोचा जाता है। पहला तो है कि अगर आप देखें तो फिर से मैं वही एग्जांपल लूँगा। ये सप्लाई चेन एक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवे है, जिस पे बहुत सारे बिजनेसेस बन सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी ने सप्लाई चेन को क्रैक किया है तो वो उसको इनेबल कर सकता है कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी उस पर बैंक करके ग्रो कर पाएंगी। दूसरा, अगर मैं इंडस्ट्री एग्जांपल लूँ तो सिमिलर फिर से मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को लूँगा। तो अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखें तो जब नया टेलीकॉम शुरू हुआ था तो हर एक ब्रांड अपना टावर्स बनाती थी, यानी कि बैक एंड और एक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इन्वेस्ट करती थी। लेकिन जब ये इवॉल्व होकर मैच्योर हुआ तो टावर कंपनी एक अलग बन गई, जिसका काम ही और स्पेशलिटी था कि वो टावर मैनेजमेंट करती थी और कॉस्ट को ओवरहेड में ब्रेक करके सभी का फ़ायदा कराती थी। वो कंपनी खुद एक प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट हुई, 2-3 अलग कंपनीज को लो कॉस्ट दिया और फाइनली एंड कस्टमर को भी रीच और नेटवर्क देने में सुविधा आई। क्योंकि अगर एक छोटा शहर है जिसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स ही कम है तो 3 टेलीकॉम कंपनी वहाँ टावर नहीं बनाएगी, बट एक बना के तीनों को शेयर कर देगी। Exactly. तो ये सब फायदे को देखते हुए बिल्कुल सही है सोच कि एक स्पेशलाइज्ड पार्टी हेल्प करेगी। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में इस तरह का ट्रेंड हम ऑनलाइन डिटेल में भी देख पाएंगे। लेकिन नीना, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है चैलेंजेस की, तो लॉजिस्टिक्स तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, लेकिन सचिन ने यहाँ पे पहले मेंशन किया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आएगा अगर इस तरह का ऑनलाइन रिटेल का ट्रेंड आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, एक तरह का प्रोडक्ट क्लटर हो जाएगा बाजार में। बैगेट एक ऐसा ब्रांड है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन में इस तरह के प्रोडक्ट क्लटर में से आप कैसे उभरेंगे? अभी भी फिलहाल हम 167 जगहों से बेचते हैं, राइट। बट वो जो सुविधा है जो आप घर पर, ऑफिस में, कहीं से भी खरीद सकते हो, आपको गिफ्ट लेना है, आज शाम को चाहिए या 2 दिन में चाहिए, वो सुविधा कभी नहीं जाएगी। और सिंस बैगेट इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, हमारा क्वालिटी सही है, लोगों ने टच फील किया है, तो वो इट्स जस्ट इंस्टेंटेनियस थिंग। अभी आई थिंक वो टाइम इतना नहीं आया कि उनको कुछ और दिखाना है, बट जो दुकानों में मिलता है वो भी अगर उनको द क्लिक इफ दे कैन गेट इट, वो मॉल में जाना, ट्रैफिक, ऑल दैट इट बीट्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर फिलहाल ट्रेंड को कैच करने की कोशिश की जा रही है। काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जो कि हम कर रहे हैं ऑनलाइन रिटेल हिट होने का मंत्र। यहाँ पे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चैलेंजेस पे हमने बात की है, लेकिन हरमिंदर जी यहाँ पर ऑनलाइन रिटेल में एफडीआई की मैं बात करना चाहूंगी, जो कि मार्केट प्लेस में फिलहाल जो थर्ड पार्टी खरीदारों को अपना सामान बेच पाती है, ग्राहकों को बेच पाती है, उसकी तो परमिशन है। लेकिन अगर एफडीआई यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझना चाहूँ तो किस तरह से ट्वीकिंग की जरूरत है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, फॉरेन फंडिंग बढ़े इस सेक्टर में? तो ये ई कॉमर्स को राइटली और रॉन्गली, मेरे ख्याल से राइटली इसको जो जनरल रिटेल के साथ कंबाइन कर दिया गया। अभी जहां भी कोई भी, पिछली सरकार की एक ही नजरिया रहा कि जहां भी कोई लोकल दुकानदार और लोकल ट्रेडर अगर हर्ट होता है तो उसके अंदर एफडीआई नहीं आने देनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइज रिटेल में उन्होंने फिर भी कुछ कॉल ली, उसमें उन्होंने कहा सिंगल ब्रांड में ऐसे और मल्टी ब्रांड में ऐसे करके, लेकिन उन्होंने ई कॉमर्स में तो बिल्कुल ही मना कर दिया।
क्योंकि इसमें उनका नजरिया हमेशा ये रहा है कि ना सिर्फ ये छोटे ट्रेडर और रिटेलर को हर्ट करते हैं, ये तो छोटे छोटे शहरों में जाके भी उनका बिजनेस छीनते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जा सकते हैं डिलीवर करने के लिए। तो जब एक बार ये नजरिया हो जाता है कि हमें किसी को प्रोटेक्ट करना है, तो पॉलिसी सारी उसी तरफ चली गई। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा, इसमें कोई बेसिस नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिलैटरल थिंकिंग हो गई उसमें। तो ये तो जो अपनी पूरी पॉलिसी है एफडीआई में, चाहे वो ऑर्गेनाइज रिटेल में है चाहे ई कॉमर्स में है, आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लीन स्लेट पे लिखने की जरूरत है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जो पॉलिसी है वो भी। ई कॉमर्स के लिए तो अलाउड ही नहीं है, बात खत्म। अब जो है ऑर्गेनाइज रिटेल में वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से सोचने की जरूरत है कि ये बेनिफिट करती क्या है, हमें कंज्यूमरिज्म बढ़ाना है या हमें ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें लोगों को ऑप्शंस देनी है या ऑप्शंस को लिमिट करना है। क्योंकि आज सोचिए, अगर आप बात करिए जो भी ई कॉमर्स रिटेलर यहाँ बैठे हैं, तो कितने शहरों में आज की डेट में वो अपना माल बेच पा रहे हैं। और ब्रांड से पूछ के देखिए, अगर ई कॉमर्स नहीं होता तो क्या वो उसके 1/10 या 1/20 शहरों में भी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो ब्रांड तो वहां पहुंचा, चलो उनकी सेल हुई तो उनके लिए एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन कंज्यूमर सोचिए जो उन शहरों में उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर पा रहा, पैसा है, चाहते भी हैं लोग लेकिन ले नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पॉलिसी के अंदर तो एक सिर्फ कंज्यूमर के एंगल से सोचा जाए और उसको एनेबल किया जाए कि कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, हर चीज बढ़ेगी। जो बात हो रही है कि इतने वेयर हाउसेज अपने खोलने की या गति वाले खोलेंगे, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी क्या ये सारी चीज? क्या इससे और कंजम्पशन नहीं होगी? यही होगा। तो वही करना चाहिए, लेकिन ये पॉलिसी डायरेक्शनली गलत चली गई थी। अब होपफुली उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ सोचा जाएगा, चाहे जो भी सिग्नल आ रहे हैं मल्टी ब्रांड में अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी चाहिए और वो शायद अगले कुछ टाइम में आएगी। बिल्कुल। यहाँ पे सचिन आपसे भी समझना चाहूंगी मैं, कैश ऑन डिलीवरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। आपका क्या व्यू है इस पे और इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए? कैश ऑन डिलीवरी वैसे तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज लोगों के पास, जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो भी आज शॉपिंग कर पाते हैं। और करीबन 50% से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कैश ऑन डिलीवरी से होती है। बट वो ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए सस्टेनेबल नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी से कैश फ्लो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पेमेंट वेंडर्स को मिलने तक 15 दिन निकल जाता है, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में 2 दिन में मिल जाती है। तो पेमेंट इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे ये जो कस्टमर्स है जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं पर उनके पास क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनको किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंडस्ट्री में कैसे लाया जाए, इसमें इनोवेशन की काफ़ी पेमेंट इनोवेशन आपको लगता है कि सख्त से सख्त करने की जरूरत है और जल्द से जल्द करने की जरूरत है। नीना, यहाँ पर आपके हिसाब से अगर मैं एक वेंडर के नजरिए से सोचना चाहूँ तो आपके लिए कौन सा बड़ा चैलेंज है जो कि सॉर्ट आउट किया जा सकता है जल्द से जल्द? आई थिंक ज़्यादा करके लाइक हाउ ही सेड, छोटे शहरों में भी लोगों के पास पैसे है और उनको बहुत दिल है कि ब्रांड्स खरीदे। बट जब तक अभी मोहाली है, विजयवाड़ा है, प्लेस लाइक लुधियाना, छोटे शहरों में जब तक माल पहुंचता है 7 दिन लग जाते हैं। सो दैट्स क्वाइट अ बिट, एंड आई थिंक आगे का फ्यूचर इज We want it faster. बिल्कुल। तो यहाँ पे तिवारी जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, इन छोटे शहरों में अभी भी काफी दिक्कत होती है जहां तक डिलीवरी करने की बात है, क्या उस लाइन पे काम किया जा रहा है? अगर मैं एज ए लॉजिस्टिक कंपनी आपसे समझना चाहूँ तो। हाँ, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि सीओडी कहीं पर किसी भी तरीके का इशू नहीं है। डिलीवरी होने के 4 से 5 दिन के अंदर में पूरा साइकिल पेमेंट ऑटोमेटेड रहता है लॉजिस्टिक कंपनी से ई कॉमर्स कंपनी की तरफ से, पहली बात। दूसरी, जहां तक छोटे शहरों का सवाल है, आपको पूरा का पूरा कंट्री अगर आप सरफेस से भी नापेंगे तो 6 दिन से ऊपर की ट्रांजिट कहीं की नहीं है, और अगर एयर से देंगे तो कोई भी शहर 3 दिन से ऊपर का नहीं है। तो जहां तक डिलीवरी का सवाल है, सवाल इस बात का है कि 39,000 39,500 पिन कोड में से सिर्फ 7,000 पिन कोड है जहां पर ये कंपनी आज मौजूद है जी। कुछ कंपनी लाइक जो पुरानी कंपनी है, जिनकी जड़ें कुछ मजबूत है, गति जैसी, वो 10,000 तक है। लेकिन यदि कोई कहे कि आप 39,000 पे हो, नहीं हो, वो चैलेंज जरूर है। लेकिन जहां तक पेमेंट साइकिल का सवाल है, और मैं ये पूरा भरोसा देना चाहूंगा अपने पूरे पैनल मेंबर को कि पेमेंट, सीओडी पेमेंट को लेकर के एकदम बेफिक्री है। कंपनियां बहुत ही ज्यादा अपने आप को मजबूत कर ली है, प्रोसेस के रूप में, रिकंसिलेशन के रूप में और पेमेंट देने के रूप में।
तो चलिए, तो यहाँ पर एक अश्योरिटी हमें मिल गई है गति की तरफ से कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जा रहा है और ये इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जितनी उभर कर आ रही है सामने। लेकिन प्रवीण, आपके पास आऊंगी मैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि वेंडर बेस अभी भी मार्केट प्लेस मॉडल के लिए तैयार नहीं है। आप कितने सहमत है इस चैलेंज से? मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अभी ओवरऑल अगर देखा जाए भारत के प्रोसेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के को, तो जिस अनुसार हमारे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार सारे वेंडर्स या पार्टनर्स हमारे तैयार नहीं है ई कॉमर्स को केटर करने के लिए। इसलिए ई कॉमर्स कंपनीज़ को यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोसेसेस बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, जैसे हर वेंडर जो है, बड़े वेंडर्स के पास तो अपना आईटी सिस्टम और ईआरपी होगा जिसमें इन्वेंट्री एक्यूरेट होगी, लेकिन बहुत सारे वेंडर्स के पास इन्वेंट्री काउंट ही एक्यूरेट नहीं होगा। अगर वो 4 वेबसाइट पे बेच रहे हैं और जितना माल है उससे ज़्यादा बेच दिया तो कुछ कस्टमर्स तो डेफिनेटली डिससेटिस्फाइड रहेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी का जो चेक है, बहुत सारे सब प्रोसेसेस हैं जो अभी बहुत सारे वेंडर्स इक्विप्ड नहीं है, ना ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस तरह के प्रोसेस बनाने के लिए। तो ये मार्केट प्लेस मॉडल अगर डाइल्यूटेड वे में बढ़ाया जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा जी। लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस अगर बुरा हुआ या डाइल्यूट हुआ तो ये पूरे सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा। जो ट्रस्ट सभी ई कॉमर्स कंपनीज ने मिलकर बनाया है और कस्टमर्स अब भले एक कंपनी के लिए भले ही लॉयल ना हो, ई कॉमर्स के लिए लॉयल हो गए हैं, वो लॉयलिटी फिर चली जाएगी अगर ई कॉमर्स कंपनी इसके नज़रियों को स्ट्रिंजेंट तरीके से ना देखें कि मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस तो खराब नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चैलेंज हो गया, लेकिन हरविंदर जी समय कम है, लेकिन एक सवाल आपसे, यहाँ पे पुअर क्वालिटी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये मेरे ख्याल से सुलझती हुई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगता है कि ये जल्द से जल्द सुलझा लेनी चाहिए क्योंकि इससे एक तरह का बूस्ट मिलेगा ऑनलाइन रिटेल को? नहीं, बिल्कुल बूस्ट मिलेगा, लेकिन एक हद तक अगर मुझसे पूछे तो ये डेटरेंट पे इसको नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं और डेटा कनेक्शन वीक है तो आप कहते हैं कि छोड़ो इसको, मैं तो मॉल चला जाता हूँ। क्योंकि जिसके आसपास मॉल है उसके पास तो ये ऑप्शन है, जो छोटे शहर में ले रहा है उसको ऑप्शन नहीं है, वो रात को बैठ के शॉपिंग करेगा। तो मेरा मानना है इससे फायदा होगा, लेकिन आज की डेट में कहें इसके कारण नुकसान है तो मैं उसको नहीं मानता कि ठीक है टाइम लगता है, लेकिन एक तो ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन है तो बड़ी पेनफुल ऑप्शन है कि वह मॉल जाएं, पार्किंग करें, स्पेस ढूंढें और फिर डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और यहाँ घर बैठे आना है। तो मेरा जितना हमने कंज्यूमर रिसर्च किया उसमें ये इस कंज्यूमर की ओर से कभी नहीं आता कि भाई क्योंकि हमारा स्पीड कम है, डेटा स्पीड कम है, इसके कारण हम ऑनलाइन नहीं खरीद रहे हैं। ना खरीदने के और कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण कभी नहीं आता कंज्यूमर की साइड से हमारे पास। चलिए, तो ओवरऑल जो भी निकल कर आया है जी, जो ओवरऑल निकल कर आया है इस चर्चा में से वो ये है कि ऑनलाइन रिटेल भले ही अभी काफी नेसेंट स्टेज में है, लेकिन आगे चल के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है ऑनलाइन रिटेल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।